अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं खबर से बाखबर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मंसूर खान साहब और उनके साथ हैं लियासत साहब। आज हमारे पास खबरें हैं और खबरों में सिर्फ यही है कि मुल्क के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, मुश्किलात मुल्क गुजर रहा है और मुल्क के साथ आवाम और आवाम के साथ हुकूमत भी अब क्या कर रही है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में ये नहीं आ रहा कि परसों IMF की वजह से या उनके कहने पर डॉलर की कीमतें बढ़ाई गई, कम की गई, लेकिन उसको 46 पे आने के बाद और 2 घंटे बाद को रोक के दोबारा 44 पे किया गया। लेकिन 44 पे लाने के बाद कल ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत 147 पर भी ये रेट नहीं रोक सकी। मंसूर साहब, ये एक बहुत मुश्किल बात है, एक मुश्किल मरहला है हुकूमत के लिए और हमारी आवाम के लिए भी। क्या कहेंगे? बिल्कुल यकीन रानी, ये डॉलर का जिस तरीके से अनबैलेंस्ड एक रवैया जो है वो हमारे सामने आ रहा है, एक फ्री इकोनॉमी का जो है एक चीज़ जो है वो मुसलसल जो है वो आपके ऊपर एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है कि जिसको आप 144 पे जो है वो रोक के आप कह रहे थे कि ये जो है वो र्यूमर्स हैं और जो है वो जो मनी एक्सचेंज के जो कारोबारी हजरात हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और इस किस्म के जो है वो मतलब बिल्कुल ही एक अलग पिक्चर जो है वो पूरी कौम को दिखाई जा रही थी। फिर 24 घंटे के बाद वही डॉलर जो है वो 147 को जो है वो पहुंच जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि मतलब गवर्नमेंट या जो इदारे हुकूमती इदारे हैं जो मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो ये खुद जो है वो क्लियर नहीं है या जो है वो ये किसी कौम को क्लियर करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर इसी तरीके से जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ती रही तो वो जो खदशात हैं, मतलब अगर आप आज से 6 महीने पहले चले जाएं तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि डॉलर जो है वो 140 145 को जाएगा और लोग इस पर जो है वो आर्गूमेंट्स जो है वो हुआ करते थे और ये एक टॉक ऑफ द टाउन थी आज से कोई 6 महीने पहले, 7 महीने पहले। और अब जो आप देखें कि अब दोबारा एक चीज़ शुरू हुई है कि 165 170 की आवाज़ जो है वो लगना शुरू हो गई है। तो अभी 140-45 पर जो है वो आपने पाकिस्तानी कौम की चीखें निकाल दी हैं। तो अगर ये चीज़ इसी तरीके से जो है वो आगे चलती रही और आप इसको मेंटेन नहीं कर सके या आप जो है वो अब IMF की ख्वाहिशात को पूरा करने में इसी तरीके से जो है वो अगर सिलसिला चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो है वो पाकिस्तान में किसी बेहतरी के जो है वो आप माशी तौर पे या माशी तौर के अलावा भी जो है वो हम किसी बेहतरी की तरफ जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उसको ख्वाह हो सकते हैं। इससे पहले भी हुकूमतों ने कर्जे भी लिए हैं, हुकूमत ने पे भी किया है, मतलब कर्जे तो हम देते ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात मुझे लगता है कभी भी नहीं हुए ऐसा लगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप नवाज की हुकूमत देख लें, नून लीग की हुकूमत जब तक थी तो मतलब मिल्स भी चल रही थी, कारोबार भी चल रहे थे, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कारोबारी बंदे, तो अब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रानी देखिए ना, मुख्तलिफ पहलू जो है और इस पर जो है वो मुसलसल इस चीज़ को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और हाईलाइट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि एक तो ये सारा जो है वो इकोनॉमिकल जो आप कह लें कि इनकॉम्पिटेंसी थी वो एक तरफ थी, दूसरी तरफ आपके वो जो जज्बात थे या आपके जो बुलंदोबाला दावे थे और या जो आपकी जो विल थी उसको आपने एक साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। आपने एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा के जो है तमाम कारोबार को, तमाम जो चीज़ों को एकदम जो है वो स्टकअप कर दिया, लोगों के दिलों में एक खौफ जो है वो बिठा दिया गया और उसके बाद जो है वो आप 9 माह 10 माह गुजरने के बाद जो है एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फिडेंस, ये आपने लोगों के अंदर जो एतमाद की फिजा थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। लोग किस बुनियाद पर आप पे पैसा लगाएंगे? और अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं उनकी बात करें, तो वो तो किसी सूरत भी इस वक्त पाकिस्तान में कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है इस मौजूदा सूरत हाल में। पाकिस्तानी खुद, जो आप फॉरेन कंपनीज की बात करती हैं, यहाँ जो पाकिस्तानी खुद जो बाहर बैठे हुए जो किसी हद तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, उन्होंने बिल्कुल हाथ उठा लिए हैं। और ये जो थोड़ा बहुत रिलीफ आप दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ये होगा कि जो बाकी बचे कुचे लोग हैं, बाकी जो जिनके पास सरमाया है, वो मेरे ख्याल है यहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि क्लियर पोजीशन आप नहीं कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। एक और मजे की चीज़ जो है वो आज के अखबारात में आपने देखी हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो कल का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल जो है वो एक अलग एंगल से जो है वो इस चीज़ को जो है वो बता रहे हैं और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कि मैं समझता हूं कि एक बहुत खुशाइन अमल है कि उन्होंने इस तमाम ये जो डॉलर का जो सारा मामला है और ये जिस तरीके से इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, इस तमाम चीज़ों को उन्होंने अमेरिका और चाइना की तिजारती लड़ाई से जो है वो मंसूब किया है।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें आलमी ताकतों का बड़ा अमल दखल है। किसी भी रियासत को, किसी भी, अगर आप इसको रियासत से ना भी लें तो किसी भी छोटी सी अगर कोई इंस्टीट्यूशन है किसी को, तो अगर उसकी आप आमदनी के ज़राए कम कर देंगे और उसके अखराजात को बढ़ाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली वो कंपनी, वो इदारा, वो रियासत खुद ब खुद जो है वो कोलैप्स की तरफ जाएगी। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, खारजी उमूर पे जो आपको परेशानियाँ हैं, उसके साथ साथ जो आपके LOC पे जो इशूज़ हैं, कश्मीर का जो आपका मसला है, इसके साथ साथ जो एकदम आपके ऊपर ये इकोनॉमी का जो बहरान आया है, मेरे ख्याल में इसमें मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई इसमें शक नहीं है कि इसमें बहरहाल एक आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें आलमी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो कल तक आपके साथ थी या कल तक आप उनके साथ थे, आज जो है वो आप जो है वो आपने अपना किबला चेंज किया है, आज जो है वो आपके मुखालिफ हैं और ये मुश्किलात जो है वो आपको फेस करनी पड़ रही है। और ये सारे मामला डिले की वजह से भी हो रहे हैं कि 9 माह बाद मिनिस्ट्री स्कीम आई है, 9 माह बाद ही ये लोग IMF के पास गए हैं, ये सारे मामले भी हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डॉलर की उड़ान किस तरह से ऊपर गई और क्या नीचे, इस पर रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। इंटरबैंक में कारोबारी दिन का आगाज होते ही डॉलर की शरह तबादला में भी इजाफा हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 147 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर की खरीदो फरोख्त 145 रुपए में हुई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में तकरीबन 5 रुपए 61 पैसे का इजाफा हुआ, जो तकरीबन 4% बनता है। दूसरी जानिब रुपए की कदर कम होने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 320 पॉइंट्स कमी से 33,971 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर ओपन मार्केट में 2 रुपए 25 पैसे महंगा होकर 146 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया था। डॉलर की कीमत में इजाफे से जहां अशियाए सर्फ महंगी हो जाएंगी और गरीब आवाम का जीना अजीरन होगा, वहीं बरामदी ऑर्डर्स में ताखीर और दरामद कुनिंदगान को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फॉरेक्स डीलर्स मलिक बोस्तान का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आने तक रुपए की कद्र मुस्तहकम होने का इम्कान नहीं। रवां साल के आखिर तक रुपए की कद्र में मजीद 15 से 20% तक कमी का इम्कान है। ये सब सुन लेंगे। वज़ीर आज़म की करेंसी डीलर्स को सख्त वार्निंग के बावजूद रुपए की कदर बेकदर हो गई है। और ये भी बताएं कि मुल्की कर्जों में अचानक 588 अरब रुपए से जायद का इजाफा कर दिया गया। स्टॉक मार्केट को भी शदीद झटका लगा है। अब ये सारी सूरत हाल है, झटका तो क्या है, मतलब इस हुकूमत के आने के बाद हर इंसान को हर रोज लग रहा है और स्टॉक मार्केट को भी लग गया है। अली सर, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? रानी, इस जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है ये हो रहा है कि 666 अरब रुपए बिलावजा के बढ़ गए पाकिस्तान के ऊपर। जो कर्जा है, रुपए की वैल्यू डिवैल्यू हुआ है तो 666 अरब रुपए बढ़ गए। ये सिर्फ एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर 105 अरब डॉलर का इस वक्त पाकिस्तान का मजमूई कर्जों का हजम मौजूद है इस वक्त। ये कंडीशन है। अभी मंसूर साहब ने बड़ी डिटेल के अंदर पूरी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से वो डिस्कशन की, मैं मजीद उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ अर्से पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक मेम्स आ रही थी कि भाई हम तो खरीदारी, आम जनरल पब्लिक का परसेप्शन, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो खरीदारी रुपीस में करते हैं, तो डॉलर के बढ़ने से हमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, या पेट्रोल या बढ़ गया तो किसी ने कहा कि रमज़ान में कोई पेट्रोल से रोज़ा थोड़ी खोलता है, कीमतें तो फिर जब उनको ये पता चलना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब या डॉलर की कीमत बढ़ने का मतलब ये होता है कि आप ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ती है, उसकी 100% उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जनरल ग्रोसरीज के ऊपर आती है, आटे दाल चावल के ऊपर आती है। इसी तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर होता है, रॉ मटेरियल्स आप बहुत इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट होता है, जब उसके अंदर जो है वो डेफिसिट आता है, डिफरेंसेस आते हैं, तो खुद ब खुद इसके अंदर जो है वो महंगाई के अंदर इजाफा होता है। ठीक है, जो ये डॉलर बढ़ रहा है या बैरूनी कर्जे हैं या अंदरूनी कर्जे हैं, ये सारे हुकूमत के मामला हैं। इस वक्त तो अवाम का मसला ये हो रहा है कि उनको घर कैसे चलाना है, उनके घर का बजट ही नहीं बन पा रहा है कि उनको ग्रोसरीज के अंदर ये जो पिछले महीने तक या 2 महीने पहले तक वो 12-15 हज़ार रुपए की ग्रोसरी खरीदते थे पूरे महीने की, वो अब 20 से 22 हज़ार रुपए तक के ऊपर चली गई है। इससे भी ज्यादा, क्योंकि हर चीज की कीमत डबल से ज्यादा कर दी गई है। एग्जैक्टली। और अब भी अगर आप ये बात कर रहे थे कि मतलब लोगों को नहीं पता या आम आवाम को नहीं पता, तो मैंने तो ये देखा कि आप सब्जी लेने जाओ तो सब्जी वाला सब्जी की कीमत बढ़ा के बोलता है कि डॉलर, मतलब अगर हम लोग कहेंगे सब्जी वाले का क्या लेना देना, सब्जी तो अंदरूनी सिंध से, ये पंजाब से आ रही है, तो वो आगे से जवाब देते नहीं डॉलर महंगा हो गया।
गया, पेट्रोल महंगा हो गया। वो आगे से कहते हैं सब्जी वाले या मोची जो एक बैठा हुआ है दुपट्टे पीको वाले, जो मतलब जो छोटी छोटी दुकानों वाले, वो आगे से जवाब देंगे कि नहीं डॉलर महंगा हो गया सर इसलिए रेट बढ़ा दिया है। यही वजह है कि आज हमारा मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा प्रोग्राम है जिसपे हम ये डॉलर्स की ये इतनी अहम खबर है ये कि मुसलसल हम इसके ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसकी ग्रीवेंसेस क्या हो सकते हैं, आवाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। और जब इकॉनमी कोलैप्स होनी शुरू होती है तो उसका असर पूरे आपकी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, आपके कल्चर के ऊपर पड़ता है, आपकी मोरालिटी के ऊपर पड़ता है। ये बहुत ही एक कंडीशन है कि इसके ऊपर एक हंगामी सूरत-हाल के ऊपर चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है इस वक्त। माहिरीन और अपोजिशन की राय भी सामने आई है अली सर, और इस पे देखते हैं एक रिपोर्ट के उन्होंने क्या कहा है कि ये रेट क्यों और कैसे बढ़े और उनका रद्द अमल क्या है, ये पहले रिपोर्ट में देखते हैं। हुकूमत की मुआशी बुरान से निकलने में नाकामी सामने आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी की वजह IMF और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला हालिया मुआहदा है, जिसके बाद मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफे की बुनियादी वजह रुपए की कदर में 15 से 20% कमी की अफवाहें हैं। माहिरीन का कहना है कि IMF की हिदायत पर एक्सचेंज रेट को फ्री करने की खबरों पर डॉलर की तलब में इजाफा हो गया, जिसके बाद रुपए की बेकदरी शुरू हो गई। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना था कि जब से IMF की शराइत पब्लिक हुई तो मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वजीर आजम के अहकामात के बावजूद डॉलर की कीमत 148 तक पहुँच गयी। अगर शरह तबादला पर स्टेट बैंक का किरदार खत्म कर दिया जाए तो रद्द अमल इस तरह आएगा। जहां पर मार्केट को ये पता है कि कल को फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट होगा तो वो फिर उसमें स्पेकुलेशन तो होना ही था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रुपए की कदर में कमी पर काबू पाने के लिए मुशीर खजाना की सरबराही में एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया। मेरे मुआशात का कहना है कि हुकूमत ने अगर अपनी मुआशी पॉलिसियां बेहतर न की तो जून तक डॉलर की कीमत 150 रुपए, जबकि अगस्त में 155 और दिसंबर तक डॉलर की कीमत 160 रुपए तक पहुँच जाएगी। शाहिद कुरैशी, जी न्यूज, इस्लामाबाद। माहिरीन का कहना है कि दिसंबर तक डॉलर की कीमत 160 रुपए पहुंच जाएगी। यानी कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे, मतलब बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, इससे भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन रानी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि शायद जो है वो ये कोई आप कह रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है ये किसी बहुत ही गलत फैसले का जो है वो ऐसा लगता है कि जो है वो नतीजा है कि मतलब इतनी ज़्यादा मतलब आप कह लें कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि इनकॉम्पिटेंट लोग जो है वो इस मनसब पर मौजूद है और जिन्होंने ये सूरत हाल को यहाँ तक लेकर आ गए हैं। और ये सूरत हाल मेरी नहीं समझ में आता, मतलब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इसको आप और किस हद तक आगे ख़राब कर सकते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, जो आम आवाम की जो सूरत हाल है, मतलब मैं उस 5%, 10%, 20% लोगों की बात नहीं करता, 80% लोग या उससे नीचे अगर आप कह लें ख़तः गुर्बत से जो लोग नीचे रह रहे हैं उनकी बात कर लें, या जो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोग हैं आप उसकी बात कर लें, एक अफरा तफरी का आलम मच चुका है। और उस अफरा तफरी को शायद ये हुक्मरान किसी सूरत भी इस तमाम सूरत हाल को समझने से कासिर हैं या इनके अंदर जो है वो इसको समझने की सलाहियत नहीं है। जो हमें दिख रहा है, या आप किसी भी ज़ी-शऊर आदमी से बात करें जो उसे दिख रहा है, तो आपका जो पूरा सोशल सिस्टम है वो बैठने जा रहा है। इकॉनमी अगर आप इसको बेहतर नहीं कर सके और अगर इसके कोई प्रिवेंटिव मेजर्स आपने नहीं लिए, डॉलर रुपए की कदर में जो कमी है इसको मज़ीद नहीं रोक सके, तो अल्टीमेटली आपका जो पूरा सोशल फैब्रिक है वो जो है वो तार तार हो जाएगा। आप की अंदर जितनी जो मायूब ख़राबियाँ हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी और सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज और डीरेल हो जाएगा। क्योंकि इकॉनमी वाइज एक ऐसी चीज़ है कि जो तमाम आपके दीगर इंस्टीट्यूशन से जो है वो इंटरलेट करती है। कोई आपका एक इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके बगैर नहीं चल सकता, मगर मतलब ये कि आपको अगर बच्चे को पढ़ाना है तो वहाँ इकॉनमी है, अगर आपको अपने घर के अंदर सुकून और इत्मीनान चाहिए तो वहाँ इकॉनमी का अपना रोल है, और अगर आपको किसी भी सतह पर मार्केट में दुनिया में अगर सर्वाइव करना है तो बगैर इकॉनमी के कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो उसके जो मौजूदा ज़राए आमदनी है वो तो आपके पास
वही हैं या वो कम होते चले जा रहे हैं, रुपए की कदर कम हो रही है, अल्टीमेटली आपके जो ज़राए आमदनी थी वो कम हो रही है, और जो इन्फ्लेशन था उसमें जो जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें महंगाई, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में अल्टीमेटली बड़ी हद तक जो है वो कमी आ रही है। अगर आप चीज़ों का कंपैरिजन देखें तो 20% से लेके 80% और 80% से लेके 200% तक अशिया खुर्दनोश में और आपकी जो दीगर ज़रूरत की अशिया हैं उनके अंदर जो है वो अचानक ये पिछले 2-3 माह के अरसे के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। तो एक आदमी जो एक स्पेसिफिक आमदनी जो है वो अर्न कर रहा था, वो आदमी कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा, ये मेरा ख्याल है लम्हा फ़िक्रिया है। और अगर इनके हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई या लोगों को, कौम को एतमाद में नहीं लिया गया कि ये परेशानी किस हद तक, देखिए नैरेटिव अगर बिल्ड कर दिया जाता है ना कौम का, अगर तशक्कुस को आप उजागर करके उसके अंदर ये सेंस डेवलप कर दें कि ये वक्ती परेशानी है और उसके पास, हमारे पास ये वे आउट है और पूरी कौम को जो है वो मिलकर इस मामले से ऐसे निकलना है। अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप लोगों को ये नहीं बताएंगे और किसी एक, आप कह लें कि वो चाहे आप उनको किसी बत्ती के पीछे ही लगा दें, लेकिन अगर उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि उनके साथ होने क्या जा रहा है और वो मुस्तकबिल में अपने इन मामलात को कैसे हैंडल करेंगे, इस महंगाई में कौन कैसे सरवाइव करेगा, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और एक अफरा तफरी जो है वो आपको अगले, जिस तरीके से अभी अगस्त और तक की जो फिगर और दिसंबर तक की दी गई है कि डॉलर 160 पे जाएगा, डॉलर अगर 160 पे जाता है तो उसके साथ साथ मुल्क में अफरा तफरी का जो आलम है, जो आपके लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है, क्राइम है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आपके एकदम इतनी तबाही मचेगी, वो सब जो है वो आपके सामने एक्सपोज हो जाएगी अगले चंद माह में। अली सर, आप बताइएगा, अब जैसे मंसूर साहब ने कहा कि इनको बताना चाहिए, आवाम को अपने एतमाद में लेना चाहिए। अगर एतमाद में लेने की बातचीत की जाए तो शेख रशीद साहब हैं, फैसल वावडा साहब हैं और चौधरी फवाद भी हैं, जो आए दिन आते हैं और आके कहते हैं बस 2 हफ्तों में मुल्क के हालात बदल जाएंगे, बस 1 माह में बदल जाएंगे, 10 दिन में बदल जाएंगे। तो ये कह देना काफ़ी है इन लोगों के लिए या नहीं? यही तो मसला है कि हुकूमत को खुद नहीं पता कि वो उसने क्या करना है। हमें तो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात ये होती है रानी कि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हर अगले दिन पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होता है कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। अब पता नहीं किस कंडीशन के अंदर, किस हाल के अंदर बैठते हैं। फैसल वाडा की आपने मिसाल दी कि उन्होंने 10 दिन के बाद उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर कहा कि 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर, महीना भी नहीं गुजरेगा, 4 हफ्तों की नहीं, मैं 4 हफ्तों की, महीनों की नहीं, मैं सिर्फ 10 दिन की बात कर रहा हूँ। अब ये स्टेटमेंट किसी को समझ में आते हैं कि एक लेमैन को आप पहुंचे, किसी ठेले वाले से आप पूछ ले, वो पूछेगा कि ये कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं एक जुमला इस पे कहूँ कि आपके जो है, मेरे ख्याल में इकोनॉमी के इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा जो है वो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो पस्ती का शिकार है कि जहाँ आपको इस किस्म के वज़रा और इस किस्म के जो है वो सियासी रहनुमा जो है वो इस कौम को मिले हैं कि जो इस तमाम सूरत हाल में इस किस्म के मजाक करते हैं। ये मसला ये कि आप इतनी सख्त बात कह सकते हैं। मैंने अभी कोशिश की थी कि मैं इस तरीके से बोलूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हो गया। सर, बात से अगर हम आते हैं, कल का ये बयान था चौधरी फवाद साहब का, उनसे पूछा गया किसी प्रोग्राम में कि आपने टेक्नोलॉजी तो पढ़ी नहीं है तो आप वजीर साइंस टेक्नोलॉजी कैसे लग गए, तो उनका जवाब था कि नहीं, टेक्नोलॉजी का वजीर लगने के लिए टेक्नोलॉजी पढ़नी जरूरी नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में सिर्फ PTI की गवर्नमेंट में सिर्फ जुबानी जमा खर्च जो है उस करने की बुनियाद पे जो है वो आपको कोई भी वजारत जो है वो मिल सकती है, और यही सारा सिलसिला हम देख रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि सबसे ज़्यादा जो बुरी सूरत हाल है वो मेरे ख्याल इकोनॉमी की भी नहीं है, हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल जो है वो कोई नहीं है। और ये जो भी फैसला था, ये इलेक्शन था या सिलेक्शन था, तो मेरा ख्याल तारीख़ का बदतरीन जो है वो ये फैसला जो है वो सामने आया है कि एक, आप कह लें कि पूरी रियासत जो है 18-20 करोड़ 22 करोड़ लोगों को जो है वो इस तरीके से जो है वो ये जो 22 साल से कहते आ रहे थे ना, एक बार आजमा लो, एक बार आजमा लो, और 22 बिल्कुल साल से बिल्कुल तो मैं इसका हामी था और मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इस तब्दीली को देखना चाहती है। और जिस किस्म की आप कह लें बुकिश बातें या गुफ्तगू जो की जाती थी, जिस किस्म की सोशल कॉन्टेस्ट में बातें की जाती थी, जिस किस्म की इनकलाबी बातें की जाती थी, हर आदमी को ये यकीन था, वो बड़ी हद तक कन्विंस था कि कोई वाकई कोई मुस्बत, कोई बहरहाल, क्योंकि पाकिस्तान में एक वैक्यूम तो था ना कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक के बाद एक जो है वो आके जो है वो
आप कह लें कि अपनी बारी ले लेती हैं, फिर बीच में जो है वो एक डिक्टेटर आके वो अपना जो है वो टाइम पूरा करते हैं। तो इस तमाम चीज़ों से लोग थक चुके थे। एक नया चेहरा था, एक वैक्यूम था और बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्शन थी। उसके साथ जो है वो एक स्मार्ट आदमी जो है वो उसने एंट्री दी थी आपके पॉलिटिकल उस वैक्यूम में, तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्लिक किया था और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता हो गई थी। क्योंकि बाकी तो अगर आप देखें ना आपके सियासतदानों पे उनका करेक्टर कैसा भी हो, लेकिन इल्ज़ामात की एक जो है वो बौछार जो है वो उनके ऊपर की गई है। इतना ज़्यादा करप्शन और दीगर चीज़ों के साथ उनको लेबल कर दिया गया है। फैसला आज तक किसी चीज़ का नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा लेबल कर दिया गया, तो परसेप्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो था वो बिल्कुल ख़त्म होता चला गया था। तो उस सारी में इमरान खान साहब और पीटीआई जो है वो एक आप कह लें कि रोशनी की किरण के तौर पे सामने आई थी। तो इसलिए जो है वो इतना वार्म वेलकम जो है वो मेरा ख्याल है इनको हर सतह पे किया गया। तो रोशनी की किरण मेरे ख्याल में 9 माह के अंदर ही, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो और ये मेरे ख्याल में बहुत आप कह लें कि इसको क्या कह सकते हैं कि किसी ब्लेंडर से जो है वो कम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि यूथ ने बड़ा भरोसा किया था पाकिस्तान की। मोस्टली जो यंगस्टर्स से 18 साल से लेकर 22-25 साल तक के 30 साल के जो नौजवान थे, उन्होंने जो है वो बड़ा 2013 के इलेक्शन में हमें नज़र कराची में नज़र आता है, हमें केपीके में नज़र आता है, हमें पंजाब के अंदर नज़र आता है कि एक बड़ा एक यंगस्टर्स का ग्रुप था जो इसको पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब उनकी कंडीशंस क्या है? अभी भी इस वक्त तो कि वो इनको पीटीआई के यंगस्टर्स को के पास जवाब नहीं होता कि यार कि आप अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके या उनकी जो पीछे जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग थी उसको सपोर्ट कर सके। उनके पास जवाब हो भी नहीं सकता ना, वो क्या कहेंगे? वो यंगस्टर हैं, उनको पिछली हुकूमतों के बारे में शायद इतना नहीं पता हो। वो सिर्फ इजलास में, खिताबात में सिर्फ उन्होंने अपना मेंटोर बना लिया सिर्फ वजीर आजम को, और जब अब वो आए हैं हुकूमत में तो वो अपने हालात भी देख रहे हैं। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो उनकी फीसेस डबल हो चुकी हैं। अगर कॉलेजेस का देखें तो वहाँ के असातिज़ स्ट्राइक्स पर हैं, तो उनकी सूरत हाल भी मजीद से मजीद खराब ही होती जा रही है। मंसूर साहब, ये भी बात करेंगे अभी कि ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी। नून लीग ने कहा है हुकूमत अपना शौक पूरा कर ले, तो अभी आपको लगता है कि ये हुकूमत मजीद चल पाएगी? ये हम डॉलर की सूरत हाल भी देख रहे हैं, अगस्त का भी आपने फिगर देखा, दिसंबर का भी फिगर अभी देखा गया है। देखिए, सारी सूरत हाल में मैं आपको बताऊं कि मतलब थोड़ा सा आप इसको क्लियर माइंड के साथ अगर चीज़ों को देखें तो मेरा ख्याल है समझदार जो लोग हैं उनकी समझ में जो है वो मज़ीद मूव आ रही है कि एक बहरहाल एक बिल्कुल पैनिक क्रिएट था। पूरा स्पेस जो है वो पीटीआई को दिया गया और उसके बाद जो है पूरी तरीके से उस इम्तिहान को लिया गया और पूरी कोशिश की गई कि ये हुकूमत चला सकें और ये तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथली आगे चल सकें और एक जो है वो एक कौमी पार्टी जो है वो एक आप अपना प्रोग्रेस कर सके और चल सके। और उसके साथ साथ जो है वो ये जो आपकी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इनके या आप उनको जिनको स्टेटस को की पार्टीज़ कहा जाता है, इनके खिलाफ जो है वो जिस किस्म की जो है वो सिंगल आउट करके मतलब जो एक्शन इनके खिलाफ हुए या एहतसाबी अमल, मतलब ये पाकिस्तान में कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये हर दौर में होता रहा है। लेकिन अभी जो अचानक जो है वो दोनों के साथ जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ, उस तमाम सूरत हाल को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में चीज़ें किसी हद तक जो है वो अब किसी फाइनल मूवमेंट की तरफ, कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। और ये जो फैसला है कि तहरीक चलाने का, मेरे ख्याल में अगर इससे ज़्यादा जो है वो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको डिले करती हैं तो बड़ी मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, क्योंकि इन पार्टीज़ को जो है वो पाकिस्तानी कौम ने कभी ना किसी न किसी हद तक बहुत मैंडेट भी दिया है, बहुत सराहा भी है। तो लेकिन अब इस चीज़ का मेरे ख्याल में मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा मुतामिल नहीं हो सकता कि इस तरीके से जो है वो आपका सिस्टम चलेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें आप, ये इससे पहले जो हम लोग कभी पूछते थे नून लीग से खासकर कि इस वक्त इनके 2-3 महीने के बाद ही एक्सपोज होना शुरू हुई थी पीटीआई की पॉलिसीज़, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से लेकर हर चीज़, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम इनको टाइम देंगे, ये ऑफ द रिकॉर्ड बताते थे, हम इनको बिल्कुल किसी सूरत में सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अगर इस वक्त हमने इनके ऊपर पॉलिटिक कोई मूवमेंट वगैरह शुरू की और गवर्नमेंट टॉपल होती है किसी भी बुनियाद के ऊपर, तो ये सियासी शहीद बन जाएंगे। ये बिल्कुल मंसूर साहब की बात दुरुस्त है। और इस वक्त जो अपना नवाज शरीफ ने पूरी एहतिजाज की कॉल की है, इसके बाद अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जनरल पब्लिक की तरफ से इस वक्त हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट के डिग्नेटरीज हैं, इनके खिलाफ
पिटीशन फाइल होना शुरू हो गई है। शब्बर जैदी साहब FBI के चेयरमैन के खिलाफ पिटीशन फाइल हो गई है कि ये इवन स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर रजा बाकर के खिलाफ पिटीशन फाइल हो गई है। एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, अगर आपको याद हो रहा हो तो तीन चार लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर पे जो है वो पिटीशन फाइल होना शुरू हो गई है कि यार ये लोग नाअहल लोग हैं, ये लोग IMF से आए हैं, ये पाकिस्तान के शहरी भी नहीं है। मतलब एक बहुत सारी अदम जो है वो आप कह लें कि वो जो है अदम इस्तेकाम है। उसके बाद जो एक आप कह लें कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अब डेवलप नहीं हो चुका है, बल्कि वो डेवलप हो चुका है और काफ़ी मेच्योर हो गया है कि जिसकी, क्योंकि ये भी एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है इस किस्म की पिटीशन दायर करना और ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं कि जब जो है वो आप चीज़ों को जो है वो बांधना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल मेरा ख्याल है करना शुरू कर दिया गया है और ये तहरीक और ये सारा सिलसिला भी जो है वो मेरा ख्याल है अब कुछ स्पेस जो है वो इधर दिया जाएगा ताकि इससे आगे निकला जाए। अपोजिशन की तरफ से देखा जाए तो अपोजिशन ने भी बहुत कोशिश की है नहीं, कि ये opposition में हुकूमत चल जाए, बिल्कुल ये हुकूमत चल जाए, उसको पूरे 5 साल का टाइम दिया जाए। लेकिन अब जो मेरे ख्याल में बहुत ये बेहतरीन हुकूमत की- जजमेंट थी कि इनको टाइम दिया जाए, चल जाए या नहीं चल जाए, लेकिन जजमेंट बहुत खूबसूरत थी कि इनको टाइम दिया जाए और वो जो खला पूरा करने की कोशिश PTI से की जा रही थी वो मेरा ख्याल है ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सका। हाँ, शर्मिंदा ताबीर ना हो सका वो। लोगों के आवाम के भरोसे खैर टूट गए हैं। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर अपनी उड़ान पे उड़ान मजीद भर रहा है। दूसरी जानिब ईद के बाद तहरीक चलाए जाने का भी इंदिया दे दिया गया है। ये भी कह दिया कि हुकूमत अपने सारे शौक पूरे कर ले, ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी। तीसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो हफीज शेख साहब बिजनेस कम्युनिटी से कराची में कल बात करने आए थे, मुज़ाकरात करने आए थे। मंसूर साहब, इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए यकीनन जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी है, जो आपके कारोबारी तबका है, वो तो गुज़िश्ता 6-8 महीनों से या आप कह लेंगे जब से गवर्नमेंट जो है वो मौरज़ वजूद में आई है उसके बाद से जो है वो एक मुसलसल एक ईजान की कैफियत जो है वो यहाँ पे तारी है और कुछ ऐसी महरिकात यकीनन है कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो आप कह लें कि जो सब ने अपने लब जो है वो सीए में है, वरना सूरत हाल जिस हद तक पेचीदा हो चुकी है उस पेचीदा सूरत हाल में तो मेरे ख्याल में अभी जो 2 दिन पहले की अगर आप खबर देख लें तो वो जो स्टॉक में जो है वो 661 जो है वो अरब रुपए जो है वो यूं करके डूब जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद मतलब अगर आप इंपोर्ट अपनी देख लें तो वो स्टक हो गई है, एक्सपोर्ट देख लें तो वो बिल्कुल, क्योंकि डॉलर की इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन में जो है वो एक तबाही मच चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में इससे पहले भी जो है वो हमने देखा कि लोग आए और बिजनेस कम्युनिटी को कन्विंस करने की कोशिश की गई और उनको किसी न किसी हद तक जो है वो ये अश्योर किया जा रहा है कि शायद उनके मसले हल होंगे। और इसी तरीके से कल हफीज शेख साहब जो है वो उनकी आमद भी जो है वो इसी चीज़ का जो है वो मेरे ख्याल इंदिया था कि वो किसी हद तक जो है बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो कन्विंस करने के लिए आए की वजह से हफीज शेख साहब से लोग काफी मतलब गैर मुतमईन हैं। तो ये हो सकता है उसमें सेटिस्फाई करने आए हो, बताने आए हो कि उनकी पोजीशन इस मतलब IMF में क्या है या फिर अब मतलब मुशीर खजाना की हैसियत से क्या पोजीशन है? आप देखिए ना स्टॉक में जो है वो रोजाना की बुनियाद पे जो है वो मंदी का रुझान है। बड़ी तादाद में या बहुत बड़ी रकूम जो है जो इन्वेस्टर्स थे स्टॉक में उनकी डूब चुकी हैं और जो दीगर कारोबारी तबका है, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो तमाम लोग भी जो है वो हाथ खड़े करके बैठ चुके हैं इस वक्त। तो मतलब इस तमाम सूरत हाल में आपको चीख निकल तो रही है लेकिन वो आपको दिख नहीं रही है मेरा ख्याल है। और वो इनविजिबिलिटी जो है वो कितने दिन रहेगी ये देखना है और उसी चीज़ को मेरा ख्याल है ये बैलेंस करने के लिए जो है ये एक्टिविटीज आप मेरे ख्याल से बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनली एक चीज़ आपको बताऊं कि मैंने एक इंटरव्यू किया था कराची की बहुत मारूफ तरीन शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, और उनका इंटरव्यू किया था मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो उस वक्त इमरान खान शायद आप लोगों को याद हो कि इमरान खान ने 100 डेज दिए थे कि 100 डेज के अंदर चीज़ें, तो उसके ऊपर था कि 100 डेज ऑफ इमरान खान पॉलिटिक्स के ऊपर, और वो ऑन कैमरा तो उन्होंने बहुत कुछ कहा कि नहीं हमें इंतजार करना चाहिए पॉलिसीज़, क्योंकि इतनी जल्दी हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन आप यकीन करें कि उनके अल्फाज यही थे कि यार इनकी जो पॉलिसी जो पहला स्टेप ही जो ले रहे हैं ना,
ये स्टेप भी हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरीके ये इकॉनमी को किस तरफ लेकर जाएंगे। अब फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री दिखाई कि देखें यार इस वक्त कंडीशन हुई हुई कि पूरी गैस बंद हुई है, और जब अगर गैस बंद हो जाए तो उसके बाद फिर हम किस तरीके से अपनी टेक्सटाइल को बढ़ाएंगे, जो इनका सबसे ज़्यादा होता है कि पाकिस्तान की जो मेन जो बैकबोन है एक्सपोर्ट की वो टेक्सटाइल है, वो उसकी ये कंडीशन है। तो किस हम कहाँ लेकर जाएंगे। और कराची आके बात करने का मकसद मैं समझता हूँ ये कि कराची बहरहाल एक इकोनॉमिक हब है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को चला रही है, और उनको लूप में तो लेना था, उसको लूप में लेना तो था। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और खबर शामिल करें, एक्सप्रेस की खबर है हमारे पास, जिसमें लिखा है कि हफीज शेख साहब शब्बर जैदी ताजरों के सवालों का जवाब नहीं दे सके। माशी टीम ताजिर बरादरी के बजट इकदाम, एमनेस्टी स्कीम और IMF प्रोग्राम पर कायल करने में भी नाकाम रही। यानी कि कल के जो मुज़ाकरात या जो भी मुतालबात थे वो ना उनको कायल कर सके, ना ये कामयाब हो सके हैं। सूरत हाल इतनी ज़्यादा पेचीदा हो गई है ना, मतलब अगर आप देखें तो हर सूरत कारोबारी जो शख्सियात हैं वो मुसलसल खसारे में, और जब मुसलसल खसारा है और कोई आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई आपके पास जो है मुस्तकबिल का लायमल नहीं है, उस तमाम सूरत हाल में जो है वो अगर इस किस्म की शख्सियात आके सिर्फ ताजिर बिरादरी को आपको क्या कहेंगे कि अगर सिर्फ वो आसरे की बुनियाद पर जो है वो कारोबार नहीं चलते। मैंने आपको बताया ना कि अगर ये थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आती है तो मेरा ख्याल है कि बड़ी तादाद में जो मौजूदा सरमायाकार हैं ये पाकिस्तान से ये भी मूव कर जाएंगे, अगर कोई आप इसका मुस्तकबिल का कोई वाज़े लायमल नहीं दे सके। कोई आप चाहे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो या ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या आप कोई और आपके पास मैकेनिज्म हो, अगर आप कोई मैकेनिज्म नहीं बता सके, कोई टेंजिबल चीज़ें जो है वो आप सामने नहीं रख सके, तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर कोई जो है वो स्टैंड करेगा, स्टैंड नहीं कर सकता यहाँ पे अली और आपका साबिक वजीर खजाना जो है वो मतलब इतना बोल्डली जो है वो इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम जो है वो दिवाली के बहुत करीब हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें कि इतने दिनों में इतना आपने कर्जा जो है वो आप मुसलसल जो है वो आपको कर्जे मिल रहे हैं, आपसे 8 से 9 बिलियन जो है वो आपने अपने दोस्त जो आपके वाकिफ़कार ममालिक थे उनसे जो है वो आपने हासिल कर लिए। वो शराइत उनकी भी हैं, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि मतलब ये कर्ज़े हंसना जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई भी आपको देगा। और ये IMF से जो है वो आपने जो ये सारे पैसे हासिल कर लिए, तो आपकी जो मिसमैनेजमेंट है वो एक दिन में 666 अरब रुपए का जो है वो आपकी मिसमैनेजमेंट और आपकी इनकॉम्पिटेंसी अगर उसका इजाफा कर देती है उसी कर्जे में, तो मतलब ये तो जो कर्जा आपने लिया है ये तो दिनों की मार है। अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो कुछ दिनों में ये सब बराबर हो जाएगा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं चाहिए इस सब को ख़त्म करने के लिए। ये बहुत जल्द मेरे ख्याल है जो है वो इसको निपटाने में कामयाब हो जाएंगे। मतलब कल जो ये मुज़ाकरात हुए हैं इनके इस पर एक रिपोर्ट है हमारे पास, सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको, उस पर फिर इसी पर बात कंटिन्यू करेंगे। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन FBR शब्बर जैदी और वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर खिताब करते हुए मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत ने बहुत मुश्किल फैसले किए हैं। तो इस सिचुएशन में कई फैसले किए गए कि कैसे हालात को बेहतर किया जाए, और IMF के साथ जो मुआहदा है वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। वजीर खजाना हफीज शेख ने इतराफ किया कि शरह नमू कम हुई है जबकि महंगाई बढ़ी है। उनका कहना था कि गैस की कीमतें बढ़ने से 40% सार्फिन पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर बिजली की कीमत बढ़ी तो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिलखुसूस अगर बिजली की कीमत कभी भी बढ़ती है तो ये तय किया गया है कि जो छोटे बिजली के इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि तरक्याती बजट बढ़ाकर 700 से 800 अरब रुपए तक किया जा रहा है। ज़र मुबादला बहुत ही कम सतह पर जबकि तिजारती खसारा ज्यादा हो गया था। ताहम नए बजट में स्टॉक मार्केट के लिए कोई नए टैक्स नहीं ला रहे। कैमरामैन अली रजा के साथ अयाज राना, जी न्यूज, कराची। कल के इजलास की आपने रिपोर्ट देखी है कि क्या हुआ, क्या मुज़ाकरात हुए। मलिक बोस्तान साहब का भी हमारे पास, उन्होंने कल उनसे कुछ गुफ्तगू की गई, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा ये वो भी सुनवाते हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़े और अपने पांव पे खड़े हो जाए, तो पाकिस्तान ने जो इतने कर्जे उठाए हुए हैं इनसे हम छुटकारा करें और अंदर जो कर्जे वापस करने हैं उससे किस तरह छुटकारा हासिल करें।
तो उसमें बुनियादी वजह इसकी ये हुई है कि आपको याद होगा IMF का वक्त जब आया था तो ये चीज हुकूमत ने उनके साथ एग्री किया था कि पाकिस्तान के रुपए को फ्री फ्लोट कर दिया जाएगा और डिमांड और सप्लाई पे रेट मार्केट अपने खुद उसका मुतय्यन करेगी। तो उसी का ये नतीजा है कि इस वक्त डिमांड इंटरबैंक में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लोन वापस करते हैं उसकी डिमांड आई हुई है, वो जब पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रुपया डॉलर नीचे जाएगा। हेड फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बुस्तान साहब का कहना था कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए तो काफ़ी सारी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो सवाल ही यही है कि पाकिस्तान अपने पांव पे कैसे खड़ा होगा। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जो रियासत पाकिस्तान है या जो इस वक्त जो आपके जो पावर कॉरिडोर में बैठे हुए जो लोग हैं, शायद वो खुद इस चीज़ का तयन करने से कासिर हैं कि वो और या उनके पास जो है वो कोई ऐसा लाएअमल अभी तक वो नहीं तय कर सकें कि जिस बुनियाद पर जो है वो अपने पैरों पर खड़े होंगे और इस इकॉनमी को जो है वो आगे रन कर सकेंगे। और लेकिन ये कि जो परेशानी का बायस चीज़ें हैं वो ये कि इस किस्म की मतलब आप कह लें कि जो डिलेज़ हैं या इस किस्म की जो मूव्स अभी तक देखने में आई हैं कि जिसकी बुनियाद पे महंगाई का अफराज ज़र में और ये शरह नमू के जो मामला ये इतने ज़्यादा पेचीदा, अगर ये सारी ख़राबियाँ इसी रफ्तार से भी आगे चलती रहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मेरा ख्याल नहीं लगेगा कि आपका ये जो अभी आपने टेम्परेरी आप कह लें कि रेस्क्यू आपको किया गया है IMF की जानिब से, इसका जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप ले सकेंगे। मंसूर साहब, अब ये तो मुझे लगता है कि पूरा महीना और शायद फिर अगस्त और उसके बाद दिसंबर तक ये IMF, इसके कर्जे, डॉलर, इन सब पे बात चलती रहेगी। मुल्क के हालात दुआ कर सकते हैं सिर्फ हम कि बेहतर हो जाएं। एक और खबर यहाँ पे शामिल करते हैं कि भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। मजीद 8 कश्मीरी शहीद, दर्जनों जख्मी कर दिए गए। हुर्रियत क़यादत की आज हड़ताल की अपील भी कर दी गई, जबकि पुलवामा में तलाशी और मुआवजे के दौरान नसीर पंडित, उमैर मीर, खालिद अहमद रईस और उनको भी शहीद किया गया। मकानात भी तबाह कर दिए गए हैं। ये एक वो कहते हैं ना, जैसे जैसे मोदी सरकार के इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो रहे हैं। इस पर मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो आप इसके जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट जो है वो हम देख सकते हैं। एक तो ये कि कश्मीर के अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि भारत जो है वो कोई इतनी जो है वो आप कह लें कि इतनी बड़ी रियासत होने के बाद जो है वो इतने ज़्यादा कोई निनकम्पूफ जो है वो कोई गवर्नमेंट चला रहे हैं कि जिनको ये नहीं पता कि इस तमाम जो चीज़ें हैं या ये इस किस्म की जो जारियत या आपने जो ये बदतहजीबी आप कह लें या ये जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का जो एक बेहंगम और जो सिलसिला वहाँ पे शुरू किया गया है, ये मैं नहीं समझता कि उनको नहीं पता कि इसके रिप्लिकेशंस क्या होंगे, इसके मुस्तकबिल में जो इसके इम्प्लिकेशंस होनी है वो क्या होंगी। इसकी यकीनन इसके पीछे जो है वो बाकायदा इसको कैलकुलेट करके ये इस किस्म की मूव जो है वो बनाई जाती हैं और ज़रूरी इसको मतलब स्पेसिफ़िकली आप इसको भारत के जो है वो दाखिली मामलात से कोरिलेट करना भी जो है वो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ काफ़ी होगा। मेरे ख्याल में इसके सबसे ज़्यादा जो इसके असरात हैं वो इस कश्मीर स्पेसिफिक अगर बात कर लें तो वो सबसे ज़्यादा असरात इसके खारजी होंगे और खारजी से मुराद पाकिस्तान के साथ जो एक चपकलिश या आप कह लें कि जो बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीरी है यकीनन, तो उसकी बुनियाद पर ये किसी भी वक्त आप इसको कहें कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो ये सारा सिलसिला खड़ी कर सकता है। बल्कि मैं आपको इस पर ख़ास एक स्टोरी, एक रिपोर्टेड स्टोरी है 2005-6 की, तो वो मैं आपको उसको कोट करता चलूँ कि एक फॉरेन एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान में जो है वो रॉबर्ट डी ओकले हुआ करते थे सन 2000 में। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई थी जिसको, और वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो मार्केट भी हुई थी और वो डॉक्यूमेंट्री बाद में जो है वो मार्केट से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो फ्लैश आउट भी कर दी गई। वो डॉक्यूमेंट्री सन 2000 में बनी थी और उसमें जो है वो पूरी तरीके से जो सूरत हाल सन 2000 के बाद पाकिस्तान में पैदा हुई और आलमी जो सूरत हाल है उस डॉक्यूमेंट्री में उसको पूरी तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया गया था कि किस तरीके से जंगजू तालिबान और ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में दाखिल होंगी, अफगानिस्तान और ख़ित्ते की क्या सूरत हाल होगी। मैं एट द एंड वो उसका आपको जो है वो बताता चलूँ, जो कि उस स्टोरी में हमीद गुल साहब जो थे फॉर्मर ISI चीफ, उनको मैंने उस स्टोरी में कोट किया था और उसमें हमीद गुल साहब का ये अल्फाज थे मरहूम के
कि उसका एंड ये उसमें दिखाया था कि तालिबान और ये जो सारी प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं और जितना नुकसान हमने उठाया है, ये सारा कुछ उस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद था। और उसके बाद उसकी जो एंडिंग दिखाई गई थी वो ये एंडिंग थी कि भारत के अंदर कोई मखसूस जो है वो हमला होता है और भारत उस हमले की बुनियाद पर या भारत के अंदर किसी इंसिडेंट की बुनियाद पर भारत पाकिस्तान पर जो है वो हमला कर देता है। और इस एरियाज तक जो है वो स्पेसिफाई करे गए थे कि पंजाब में कौन से एरिए से कहाँ तक जो है वो चढ़ाई की गई थी। तो ये चीज़ें मतलब इसको आप इतना लाइटर मूड में कि ये सिर्फ जो है वो भारतीय इंतखाबात तक स्पेसिफिक है, मैं इसको नहीं समझता कि ये सिर्फ भारतीय जो है वो इंतखाबात तक जो है वो आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। इसके जो है वो बहरहाल इंटरनेशनल जो है वो इसके बिल्कुल इम्प्लिकेशन जो है वो मौजूद हैं और इसको आप जो इस वक्त आलमी जो सूरत हाल है, बिलखुसूस जो बरसग़ीर की सूरत हाल है, इसमें जो है वो आप इसको मेरे ख्याल है कि बहुत ही, बल्कि आप आजकल अगर देखें तो हुसैन हारून साहब के जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत क्लिप्स आ रहे हैं और वो इस चीज़ को डिटेल में जो है अगर हम यहाँ बात करें तो कश्मीर की सूरत हाल, मसला कश्मीर ये कब हल होगा? क्योंकि पाकिस्तान तो काफी टाइम से इस पे बात भी कर रहा है, इस पे तहरीक भी चला के अब तो चल रही है मुसलसल एक तहरीक। अब यहाँ पे नई खबर भी सामने आई कि पोलैंड में भी मतलब पोलैंड के अवाम ने भी कश्मीरियों के हक में उनके इंसाफ के लिए तहरीक शुरू कर दी। पहले इस पे एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कश्मीर के मामले पर एक जानिब कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और मकबूजा कश्मीर में मुसलसल एहतजाज के जरिए न सिर्फ भारतीय हुकूमत को नाको चने चबवा दिए हैं, बल्कि अपनी जिद्दोजहद से कश्मीर के मामले पर आलमी बिरादरी को भी मुतहर्रिक कर दिया है। कश्मीरियों की हिमायत में यूरोपीय यूनियन में बड़ी मुहिम जारी है। 10 लाख दस्तखत का हदफ रखने वाली ये मुहिम यूरोपीय यूनियन के मुल्क पोलैंड पहुँच गयी, जहाँ इस हदफ को पूरा करने के सिलसिले में दारुल हुकूमत वारसा में एक रोजा कैंप लगाया जाएगा। यूरोप भर में कश्मीर काउंसिल की जानिब से ये दस्तखती मुहिम काफी अरसे से जारी है। मुहिम की क़यादत कश्मीरी काउंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद कर रहे हैं। इस मुहिम का मकसद मसला कश्मीर को आलमी सतह पर ज्यादा से ज्यादा उजागर करना है। आलमी सतह पर ज्यादा से ज्यादा उजागर करना है। पोलैंड में भी, एक अंग्रेज मुमालिक में भी हम कह सकते हैं कि वहां पर भी कश्मीरियों का दर्द रखते हैं, कश्मीरी अवाम के लिए, उनके कश्मीरी अवाम के लिए हमदर्दी है उनके दिलों में, और एक मुहिम चला रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं। हम समझ रहे हैं, पोलैंड वाले समझ रहे हैं और दीगर कौमें भी समझ रही हैं। तो यही एक बात भारत को क्यों समझ नहीं आ रही? नहीं रानी, इसको आप भारत स्पेसिफिक नहीं कर सकते। इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये जो है वो आप कह लें कि इस्तेमाल जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो तय करता है। इंटरनेशनल जो सुपर पावर्स होती हैं वो इन तमाम चीज़ों को तय करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप मैं इसकी छोटी सी मिसाल इसको इस तरीके से ले लें कि 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान का जो सिलसिला है उसको भी अगर आप देखें तो उसको अगर आप थोड़ा सा डीप में जाके देखें तो जब तक आप उसमें नहीं देखेंगे कि उसमें जो है वो इंटरनेशनल पावर्स का क्या रोल था, तो जब तक ये मुमकिन नहीं होता कि किसी भी चीज़ को आज़ाद किया जा सके या अलग किया जा सके, तो ये एक मतलब इसको भारत स्पेसिफिक नहीं कर सकते। भारत यकीनन इसका पार्ट एंड पार्सल है, इसका बुनियादी जुज़ ज़रूर है, लेकिन इस कश्मीर की बुनियाद पर बहुत सारे ख़ित्ते के बहुत सारे ममालिक को जो है वो अपने इंगेज किया हुआ है और इंटरनेशनल पावर्स इस किस्म की चीज़ें करके अपने मकासद जो है वो हासिल करती हैं। अली सर, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आखिर में भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, ये तीनों आपके सामने क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर सिर्फ थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, लेकिन ये जो कश्मीर की जो इंतिफादा है जो बुरहान वानी की शहादत के बाद से स्टार्ट हुई है, ये अपने रवैये में बिल्कुल एक डिफरेंट है। हमने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात की, लेकिन अवामी पर्सपेक्टिव ये है कि इस वक्त उन्होंने मिलिटेंसी को बिल्कुल रद्द करने के बाद वो एक नए तरीके से लेकर आ रहे हैं। स्कूल की बच्चियाँ वो बाहर निकल रही हैं और हुकूमत के ऊपर और फौजियों के ऊपर पथराव कर रही हैं। वो ये वाकई एक जमहूरी एक जद्दोजहद की तरफ जा रही है। और मेरा ये ख्याल है कि कश्मीरियों को अपने हक़ खुद इरादियत का फैसला, हाँ बिल्कुल, वो कॉस्मेटिक जो है वो जो वॉरफेयर थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये एक जेन्युइन जो है वो आप कह लें कि वॉरफेयर वहाँ शुरू हो चुकी है, जिसको मेरा ख्याल है कि भारत सीरियसली कंसीडर यकीनन कर रहा होगा। जो हमने शुरू में कहा कि ये जो है वो इतने लाइटर मूड में आप इसको नहीं देख सकते कि ये अचानक और ये सब चीज़ें, भारत एक बहरहाल एक बड़ी रियासत है और वो इन तमाम चीज़ों को बखूबी जानता है कि ये जो कुछ इस वक्त खित्ते में हालात हैं कश्मीर में, इसके रिप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। भारतीय मुजालिम काबिल मजम्मत है, कश्मीरी खून से आज़ादी की दास्तान लिख रहे हैं और ये मामला चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये हम भी नहीं जानते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ यहाँ पर, कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।